नमस्कार। टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस YouTube चैनल पर चल रही प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे द्वारा यहां पर भारतीय इतिहास विषय को डील किया जा रहा है और पिछले कुछ लेक्चर्स में मेरे द्वारा प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म भी किया जा चुका है। वर्तमान में मैं आधुनिक इतिहास को डील कर रहा हूं और कुछ टॉपिक्स मेरे द्वारा कवर भी किया जा चुके हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वह आंग्ल मराठा युद्ध पर है। पिछले एक लेक्चर में मेरे द्वारा प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियों पर चर्चा की जा चुकी है, जिसमें मैंने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय और बालाजी बाजीराव के संबंध में चर्चा करी थी। आज उसी मराठास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये 3 युद्ध हमें देखने को मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ था, दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा युद्ध जो कि 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। ये 3 युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। अब सबके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि युद्ध क्यों हुए, ऐसे कौन सी परिस्थितियां, ऐसे कौन से कारण बने। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मराठा काफ़ी शक्तिशाली तो थे, लेकिन ये आपस में साम्राज्य के लिए कहीं ना कहीं आपसी झगड़े करते रहे, आपस में लड़ते रहे और इसी आपसी झगड़ों का फायदा किसके द्वारा उठाया गया? अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया। अंग्रेजों की एक नीति थी कि अगर 2 शासक आपस में लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, किसी एक का हम साथ दे दें और उसकी मदद करते हुए हम दूसरे को हरा दें और इसके साथ हम कई प्रकार की शर्तें संधि में कर लें। तो इसी तरह से अंग्रेजों को एक मौका मिला और उन्हें मराठों के बीच में हस्तक्षेप करने की, आप कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसी तरह से जो है आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होते हैं और धीरे धीरे मराठे जो हैं खत्म होते जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का मेरा लेक्चर आंग्ल मराठा युद्ध पर है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एंग्लो मराठा वॉर कह सकते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। उसी तारतम्य में हम और आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से आगे पेशवा आए और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंग्ल मराठा युद्ध 3 तरह से या 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 75 से 82 के बीच में, 1775 से 1782 के मध्य देखने को मिलता है। दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा जो युद्ध होता है वो 1817 से 1818 के मध्य देखने को मिलता है। ये वर्ष आप सभी लोगों को याद रखना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्स में किस तरह से इन क्वेश्चन को पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। अब पिछले कुछ लेक्चर्स में मैं आपके साथ रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, इन सभी के बारे में डिस्कशन कर चुका हूं। आपको अब यहां ये याद रखना होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 के बीच में था, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब दूसरा नाम मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा वेलेज़ली का, जिसका शासनकाल 1798 से 1805 के मध्य देखने को मिलता है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको फिर टिक करके आना होगा वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली का नाम आपको याद रखना होगा। तीसरा
आपको नाम याद रखना होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 23 के बीच में था, और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो इसी के शासनकाल के समय होता है। तो एक मैंने आपको क्वेश्चन का नेचर बताया है जिसमें कि आपको युद्ध किसके शासनकाल के समय में हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस नेचर ऑफ क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको तीनों युद्ध के समय याद रखना होंगे और इन तीनों के भी आपको शासनकाल के समय याद रखना होंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि युद्ध जो हुए वो 3 युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध। पहला युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 के मध्य, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, यह अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन युद्ध में कौन कौन सी संधियाँ हुई। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, ये सूरत की संधि से शुरू होता है 1775 में, और इस संधि के बाद दूसरी संधि हमें पुरंदर की संधि देखने को मिलती, जो कि 1 वर्ष बाद 1776 में होती है। तीसरी संधि बड़गांव की संधि कहलाती, 1799 में हुई थी, और चौथी संधि जो हुई थी उसे सालभई की संधि के नाम से जाना जाता, जो कि 1782 में हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी संधियां मैंने इस युद्ध के बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अभी शुरू में क्यों बता दिया। ये इसीलिए बताया है क्योंकि एक क्वेश्चन का नेचर ये देखने को मिला है कि आपको एक युद्ध का नाम दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस युद्ध में इनमें से कौन कौन सी संधि हुई थी या कौन सी नहीं हुई थी। इसीलिए मैंने आपको एक ही पिक्चर में ये चारों संधियां लिख के दिखाई हैं कि आपको ये याद रखना होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालभई की, ये चारों संधियां प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आपको याद रखना होंगी। अब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसमें हमें बसीन की संधि देखने को मिलती 1802 में। इसी संधि के बाद ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। बसीन की संधि के बाद हमें देवगांव की संधि देखने को मिलती है 1803 में। इसके बाद सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, और चौथी संधि होती है राजपुर घाट की संधि कहलाती है 1804 में। इस तरह से आंग्ल मराठा का जो दूसरा युद्ध हुआ इसमें भी 4 संधियां देखने को मिली, बसीन की संधि, देवगांव, सुरजी अर्जन गांव और राजपुर घाट की संधि। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था एक क्वेश्चन का नेचर ये भी देखने को मिलता है कि इनमें से कौन कौन सी संधि इस युद्ध में हुई थी या कौन सी संधि इस युद्ध में नहीं हुई थी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध में ऊना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, ये 3 संधियां तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपको याद रखना होंगी। पूना, ग्वालियर और मंदसौर, ये तीनों संधि तृतीय युद्ध में हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बालाजी बाजीराव, जिनका कार्यकाल हमें 1761 तक, 1740 से 1761 तक देखने को मिला था। अगर आपने मेरा पेशवा से संबंधित लेक्चर नहीं देखा है तो अगर आप पहले उसे देख लेंगे जाकर के तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको इस लेक्चर में काफ़ी मदद मिलेगी। जब 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है तो 1761 से लेकर के 1772 तक यहाँ पेशवा माधवराव देखने को मिलते हैं। 72 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद अगले पेशवा नारायण राव पेशवा देखने को मिलते हैं, और नारायण राव की मृत्यु के बाद माधवराव नारायण राव जो कि इनके पुत्र थे वो यहाँ के पेशवा बनते हैं। अब चूंकि माधवराव नारायण राव ये नाना फडणवीस के संरक्षण में थे, और नारायण राव के जो चाचा थे जिसका नाम था रघुनाथ राव, ये नाम आपको याद रखना होगा। रघुनाथ राव को राघोवा के नाम से भी जाना जाता रहा है। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था और जो माधवराव नारायण राव था उसको हटा करके, माधवराव नारायण राव को हटा करके राघोवा या रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था, लेकिन नाना फडणवीस के होते हुए यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए
राघोबा या रघुनाथ राव भाग करके कंपनी के पास पहुंचता है और कंपनी की शरण लेता है। यहाँ रघुनाथ राव या राघोबा के बीच में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। आपको 7 मार्च याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन 1775 ये आपको याद रखना होगा। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जो कि सूरत की संधि के नाम से जानी गई। अब इस संधि में क्या होता है ये आपको याद रखना आवश्यक है। इस संधि में पहली बात होती है कि अंग्रेज जो हैं रघुनाथ राव का साथ देंगे और उसे पेशवा बनाने में मदद करेंगे। रघुनाथ राव गया ही इसीलिए था अंग्रेजों के पास कि वो पेशवा बन जाए। अब अगर अंग्रेज मदद करेंगे उसको बनाने में तो उसके बदले में वो भी कुछ ना कुछ चाहेंगे। तो अंग्रेजों की इच्छा क्या थी कि उन्हें सालसेट और बसीन द्वीप ये देखिए, ये बसीन द्वीप है और सालसेट द्वीप, ये दोनों उनकी डिमांड थी कि उनको मिल जाएं। बदले में सूरत और भड़ोच से जो आय होती थी वो भी अंग्रेजों को मिलेगी। तो पहली शर्त में क्या हुआ कि अंग्रेज जो हैं राघोबा को मदद करेंगे पेशवा बनाने में, और दूसरी बात क्या हुई कि सालसेट और बसीन द्वीप जो है ये अंग्रेजों को मिल जाएंगे। साथ में सूरत और भड़ोच से होने वाली आय जो है वो भी अंग्रेज रखेंगे। इसके अलावा मराठे जो हैं बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह होती है सूरत की संधि। इस संधि के बाद अंग्रेज जो हैं आक्रमण करते हैं, सूरत पहुंचते हैं और यहाँ अर्रास के मैदान पर, सूरत के पास में ही अर्रास का मैदान है, यहाँ एक युद्ध होता है अंग्रेज और मराठों के बीच में, और इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। यहाँ से ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसी दरमियान, इसी बीच ये जो सूरत की संधि हुई थी इसकी प्रतिलिपि कलकत्ता परिषद के पास पहुंचती है, जो कि आप कह सकते हैं कि भारत में उस समय सबसे बड़ी परिषद हुआ करती थी, हाईएस्ट काउंसिल थी ये। जब कलकत्ता परिषद के पास ये सूरत की संधि पहुंचती है तो कलकत्ता परिषद इस सूरत की संधि को रिजेक्ट कर देती है और कर्नल अपटन को पूना दरबार में भेजती है और वहां एक पुरंदर की संधि होती है। क्या हुआ आप लोग समझ गए? इसी दरमियान जब ये युद्ध होता है, अर्रास के मैदान में जो युद्ध होता है, उस युद्ध के समय में ही, या आप कह सकते हैं कुछ समय बाद, ये कॉपी, सूरत की संधि की कॉपी कलकत्ता परिषद के पास पहुंचती है। कलकत्ता परिषद उस संधि को रिजेक्ट कर देती है और कर्नल अपटन को पूना दरबार भेजती है और वहां पर एक संधि होती है जिसे कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना गया। अब ये देखिए, ये पूना है और ये पुरंदर का किला है। यहाँ पर इसी पुरंदर की संधि की मैं आपसे अब चर्चा कर रहा हूँ। अब इस पुरंदर की संधि में क्या हुआ ये मैं आपके साथ अब चर्चा करूँगा। पहली शर्त क्या हुई कि कंपनी जो है वो रघुनाथ राव का साथ नहीं देगी, उसे पेशवा बनाने में कंपनी मदद नहीं करेगी। पहली बात आप समझ गए। दूसरा, सालसेट जो था वो कंपनी अपने पास रखेगी। हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन हम जो है सालसेट नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अब राघोबा क्या करेंगे, तो भाई हम आपको 25,000 रुपये मासिक पेंशन देते जाएंगे, आप इसमें संतुष्ट हो जाइए। और जो सूरत की संधि हुई थी वो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसको रद्द कर दिया जाता है और पुरंदर की संधि को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो क्या हुआ, सूरत की संधि रिजेक्ट हो गई, पुरंदर की संधि को स्वीकार कर लिया जाता है। अब आगे देखिए, अब ये जो पुरंदर की संधि हुई थी, इस संधि को लंदन के जो डायरेक्टर्स थे वो इसे अस्वीकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो सूरत की संधि हुई थी उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो वापस रिवर्ट बैक हो जाता है, कार्यक्रम वापस रिवर्ट बैक होता है और 1779 को
तालगांव की एक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में अंग्रेज जो है पराजित हो जाते हैं और उन्हें पूना के दरबार में एक और संधि करना पड़ती है जिसे कि बड़गांव की संधि कहा गया। आइए अब हम बड़गांव की संधि के बारे में पढ़ते हैं कि इस संधि में क्या हुआ था। अब इस संधि के तहत अंग्रेजों द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे वो लौटाएंगे। सबसे पहली बात ये तय हुई इस संधि में। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी विजित प्रदेश थे वो लौटाए जाएंगे। दूसरी बात, जो सेना बंगाल से पहुंची थी अंग्रेज की उसे भी वापस लौटाया जाएगा, उसे भी वापस कर दिया जाएगा। और तीसरी बात ये हुई थी कि भड़ौच के राजस्व में सिंधिया को भी एक भाग दिया जाएगा। तो मुख्य बात हमारे लिए क्या है कि जो भी विजित प्रदेश थे जो अंग्रेजों ने जीते थे वो इन्हें वापस कर देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, वारन हेस्टिंग्स के लिए ये बड़ा एक आप कह सकते हैं दुखदाई था, कष्टदायक इवेंट हुआ। उसके द्वारा युद्ध को जारी रखा गया। किसके द्वारा? वारन हेस्टिंग्स के द्वारा युद्ध को जारी रखा गया। उसने दो लोगों को, एक कैप्टन पोफम को ग्वालियर भेजा। कहाँ भेजा? ग्वालियर भेजा। कैप्टन पोफम को ग्वालियर भेजा और जनरल गार्डन को पूना भेजा। याद रखिएगा, कैप्टन पोफम को ग्वालियर भेजा था, जनरल गार्डन को पूना भेजा था उसने। कैप्टन पोफम के द्वारा ग्वालियर को जीत लिया जाता है। जनरल गार्डन जो है अहमदाबाद बड़ौदा होते हुए पूना पहुंचता है, लेकिन ये पूना को जीतने में असफल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि वारन हेस्टिंग्स ने युद्ध को जारी रखा। ग्वालियर तो उनको मिल गया लेकिन पूना उन्हें मिल नहीं पाया। अब सिंधिया बीच में आते हैं, मराठों और अंग्रेजों के बीच में क्या करते हैं? मध्यस्थता करते हैं और एक संधि कराते हैं सालबई के स्थान पर। सालबई जो है ग्वालियर से 32 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक संधि और होती है और ये संधि जो है सालबई की संधि के नाम से जानी जाती है। 1782 में सालबई की संधि होती है। इस संधि के तहत दोनों एक दूसरे के जो विजित प्रदेश है वो वापस कर देंगे, छोड़ देंगे। मराठे इन्होंने जो अंग्रेजों के क्षेत्र जीते थे वो अंग्रेजों को वापस कर देंगे। अंग्रेजों ने जो मराठों के क्षेत्र जीते हैं वो अंग्रेजों को वापस कर देंगे। इसके अलावा जो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप हैं ये अंग्रेज अपने पास रखेंगे। देखिए उनके लिए जो आप कह सकते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी वो उन्होंने अपने पास रख ली। ये दिमाग का काम हो गया उनका। और तीसरी बात, माधवराव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया जाएगा और अंग्रेज जो है रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ देंगे। ठीक है, तो जहाँ से बात शुरू हुई थी, रघुनाथ राव माधवराव नारायण राव की जगह पर पेशवा बनना चाहता था, तो अंततः क्या हुआ कि माधवराव नारायण राव को पेशवा मान लिया गया, राघोबा का साथ अंग्रेज छोड़ देंगे। ये सालबई की संधि में ये शर्तें हमको देखने को मिली। अब इस संधि के बाद क्या होता है कि अगले 20 वर्ष तक अंग्रेज और मराठों के बीच में शांति बनी रहती, कोई युद्ध नहीं होता है। भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का जो है प्रभाव जो है आप अपने को देखने को मिलता रहता है। अब ये जो नौजवान पेशवा माधवराव नारायण राव थे ने नाना साहब मैंने आपको बताया था नाना फडणवीस के संरक्षण में ये अपना काम कर रहे थे। तो नाना साहब के मनमाने काम की वजह से ये आत्महत्या कर लेता है। कौन? माधवराव नारायण राव। और अगला पेशवा जो है राघोबा का जो पुत्र था, कौन? बाजीराव टू, ये यहाँ का अगला पेशवा बन जाता है। राघोबा पेशवा बनना चाहता था लेकिन वो बन नहीं पाता है। अब माधवराव नारायण राव ये आत्महत्या कर लेता है, तो इसका पुत्र जो था बाजीराव टू, ये अगला पेशवा हमें देखने को मिल जाता है। अब बाजीराव द्वितीय जो है यहाँ का पेशवा बन गया, रघुनाथ राव का पुत्र था ये। अब इसने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर की राजनीतिक स्थिति को नीचे लाने की कोशिश करी। ठीक है, सिंधिया के साथ मिल जाते हैं और होलकर को ये डाउन करना चाहते हैं। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। पूना पर विनायक राव को बिठा दिया जाता है। उल्टा ही हो जाता है, ये चाह रहा था कि हम उनको डाउन करें, होलकरों ने ही पूना पर आक्रमण कर दिया और वहां विनायक राव को बिठा दिया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बाजीराव द्वितीय जो है भाग करके बसीन पहुंचते हैं, वहां जाके अंग्रेजों के पास शरण लेते हैं। एक संधि होती है जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हमने कुल मिलाकर के देखा
कि बाजीराव द्वितीय जो राघोवा का पुत्र था, देखिए पहले राघोवा यानी रघुनाथ राव भाग करके अंग्रेजों के पास पहुंचा था, अब उसी का पुत्र बाजीराव द्वितीय वो भाग करके अंग्रेजों के पास पहुंचता है और बसीन की संधि कर लेता है। इसका पिता राघोवा ये भी अंग्रेजों के पास भाग के पहुंचा था और उसने वहां सूरत की संधि करी थी, इसने यहाँ बसीन की संधि करी। अब इस संधि के तहत पेशवा जो है ने अंग्रेजी संरक्षण लिया, यानी बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण ले लिया। अंग्रेजी सेना पूना में रखना तय हो गया कि अंग्रेजी सेना जो है पूना में रहेगी। देखिए अब यहाँ से अंग्रेजों को एक भरपूर मौका मिला, पूना में राजनीति में हस्तक्षेप करने का भरपूर मौका मिल गया। इसके अलावा गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश जो है ये अब कंपनी को मिल गए। ठीक है, तो पूना तो मिल ही गया, वहाँ की राजनीति में पूरा हस्तक्षेप करने को मिल गया। इसके अलावा गुजरात, ताप्ती और नर्मदा मध्य के प्रदेश जो हैं ये सब उनको मिल गए। इसके अलावा अंग्रेजी शत्रु को पेशवा जो है संरक्षण नहीं देगा, मतलब हमारे जो शत्रु हैं अब आप उनको संरक्षण नहीं देंगे, आप ही हमारे संरक्षण में हो पहले से ही, तो आप हमारे शत्रुओं को क्या संरक्षण दोगे। तो ये हुई बसीन की संधि। कब हुई? 1802 में। देखिए जो आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध हुआ ये 1803 से 1805 के बीच देखने को मिला और 1802 में बसीन की संधि होती है। अब इसके बाद जो है आप कह सकते हैं युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, ये जो संधि हुई ये पेशवा के लिए बेहद अपमानजनक हुई और इस समझौता जो हुआ था, जो बसीन की संधि कहलाती है, इस पर आर्थर वेलेजली ने कहा था कि एक बेकार आदमी के साथ की गई ये संधि है। बेकार आदमी किसको कहा गया आप समझ ही गए हैं, जो राघोवा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय। इसके अलावा सर सिडनी ओवन ने कहा था कि इस संधि ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साम्राज्य कंपनी को दे दिया। हमने देख ही लिया कि काफी बड़ा क्षेत्रफल जो है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है इस संधि के बाद। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। यहाँ देखिएगा दौलत राव सिंधिया, यानी कुल मिला के आप तो सिंधिया याद रख लीजिए, और जो बरार के भोंसले थे ये एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, और वेलेजली अगस्त 1803 में सिंधिया और भोंसले की सेनाओं को परास्त कर देता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो द्वितीय युद्ध होगा आंग्ल मराठा उसमें आपको वेलेजली का नाम याद रखना, क्योंकि वेलेजली का जो टाइम पीरियड है वो 1798 से 1805 के बीच में है। ये युद्ध हमारा 1803 में शुरू होता है। इसके बाद बुरहानपुर असीरगढ़ को भी जीत लिया जाता है और गाविलगढ़ के किले को भी ये लोग जीत लेते हैं। कुल मिलाकर के बुरहानपुर, असीरगढ़, गाविलगढ़ ये सब दिल्ली, आगरा 1804 में अंग्रेज इनको भी जीत लेते हैं और सिंधिया और भोंसले ये दो अलग अलग संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था किस युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई हैं। अब ये द्वितीय युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई ये आपको याद रखना। एक संधि हम लोग देख चुके हैं, बसीन की संधि। अब एक संधि और कौन सी होती, देवगांव की संधि, ये भोंसले और अंग्रेजों के बीच में होती है। देखिए ये शर्तें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी सुन लीजिए, मैं बता दूंगा क्या याद रखना क्या याद नहीं रखना है। अब यहाँ से क्या होता है, भोंसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत दे दिया। देखिए इनका क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों को बरदा नदी के पश्चिम का क्षेत्र मिल गया। अब इसके किसी भी झगड़े विवाद की मध्यस्थता अंग्रेज करेंगे। ब्रिटिश अनुमति के बिना भोंसले किसी विदेशी को नहीं रखेंगे। ठीक है, भोंसले किसी विदेशी को नहीं रख सकते। नागपुर में भोंसले एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसको रखेंगे और तत्कालीन ऑर्नेबेल M.F. एल्फिस्टन नाम का व्यक्ति था वो। तो ये हुए देवगांव की संधि किसके बीच में हुई, भोंसले और अंग्रेजों के बीच में होती है। इसके बाद जो मैंने कहा था दो संधि हुई, तो सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में जो गंगा यमुना का मध्य का क्षेत्र है वो सारा अंग्रेजों को मिल गया। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, गोवध, राजपूत राज्यों के उत्तर के किले ये भी सब अंग्रेजों को मिल गए। इसके अलावा अहमदनगर, भड़ौच ये भी सब अंग्रेजों को मिल गया। मुगल बादशाह, पेशवा निजाम तथा ब्रिटिश सरकार पर से अपने सभी दावों को वापस ले लेंगे, कौन, सिंधिया। इसके अलावा बिना अंग्रेज स्वीकृति के कोई भी विदेशी संबंध नहीं बनाए जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई। कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि इन दोनों संधियों के बाद अंग्रेजों के पास बहुत बड़ा जो है क्षेत्रफल आ जाता है। कुल मिलाकर के मराठों के हाथ से काफ़ी कुछ बात निकल चुकी है। तो आपको याद रखना होगा बसीन की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि
और देवगांव की संधि, ये तीनों संधि जो हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का ही हिस्सा हैं। अब इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य के नीति निर्धारकों ने व्यवस्था में ही सही अंग्रेजों की सहायक संधि को अपना लिया। वेलेज़ली के बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सहायक संधि लाने वाला जो गवर्नर था वह वेलेज़ली था। अब इन लोगों को ये लोग विवश हो जाते हैं और ये वेलेज़ली की सहायक संधि को अपना लेते हैं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि अब आप कह सकते हैं कि मराठा जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर खो चुके होते हैं। अब होलकर और अंग्रेजों के बीच में भी एक संधि होती है जिसे राजपुर घाट की संधि कहते हैं। अंग्रेजों ने होलकर को ग्वालियर और गोहद वापस कर दिया था। होलकर ने टोक, रामपुर, बूंदी, बुंदेलखंड तथा चंबल के उत्तरी जगह से अपने दावे वापस ले लिए। कुल मिलाकर के होलकर, सिंधिया, भोसले काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल खो चुके होते हैं। तो जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें काफ़ी मराठों को काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्षति हो चुकी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य लड़ा हुआ था। तीसरा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी। पहला युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, दूसरा युद्ध लॉर्ड वेलेज़ली के समय में और तीसरा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। एक बात और याद रखनी होगी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन भी किया गया था और मराठों के प्रभुत्व को चुनौती दी गई थी। लेकिन मराठे जो हैं ये क्या करते हैं, पूना में जो रेजिडेंसी थी उसमें आग लगा देते हैं। पेशवा बाजीराव जो है इसके बाद अंग्रेजों से हार जाता है और परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में फिर से एक संधि होती है जिसे कि पूना की संधि कहा जाता है, 1817 में होती है। अब जैसा कि हम देख चुके थे कि एल्फिंस्टन नाम का व्यक्ति जो है बाजीराव द्वितीय के पूना के दरबार में ये वहाँ एक रेजिडेंट के रूप में था। इसके द्वारा जब लॉर्ड हेस्टिंग्स कहता है तो एल्फिंस्टन जो है बाजीराव द्वितीय से इस पूना की संधि पर हस्ताक्षर करा लेता है। इस संधि के द्वारा पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़नी थी और ये वादा करना था कि बिना अंग्रेजी रेजिडेंट की स्वीकृति के वो किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रखेगा। बाजीराव दो अंग्रेजों को कोंकण और कुछ महत्वपूर्ण किले उपहार में दे देता है। तो ये हमने देखा कि एक पूना की संधि हुई, किसमें, आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में। अब दो संधि और मैंने आपको बताई थी इसी युद्ध में, एक ग्वालियर की संधि और दूसरी मंदसौर की संधि। तो ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में हुई थी और जो मंदसौर की संधि हुई थी ये होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसमें जो है इंदौर में एक स्थायी जो है ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लग गया था। तो इसमें इंदौर में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लग गया था। तो ये हमने देखा कि आंग्ल मराठा का तृतीय युद्ध भी हो जाता है और इसमें भी हमें 3 संधियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि इस युद्ध में या आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई थी या नहीं हुई थी। हाँ, ये बात जरूरी है कि थोड़े ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों हमें तो हर तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन ये कह के नहीं आता है कि नहीं मैं डिफ़िकल्ट हूँ या मैं ईजी हूँ। तो हमें आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जो कि आंग्ल मराठा युद्ध के ऊपर था। आशा है दोस्तों आप हमारी सीरीज़ ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे आपको कोरोना और अन्य बीमारियों के बारे में उतनी ही कम चीज़ें पता पड़ेंगी और डर उतना ही कम रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होगा। अगले लेक्चर में आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।